अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि थाना ग्रीन टाउन की हदूद में पुलिस का एक नया कारनामा सामने आता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस 3 भाइयों को गिरफ्तार करती है और उनको डाकू साबित करने की कोशिश करती है। फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और पुलिस के आला अफसरान इसकी इंक्वायरी करते हैं, जो कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की जाती है। पता ये चलता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसमें गिल्टी करार पाती है। फिर कोर्ट के हुक्म के बाद सीसीपीओ लाहौर की इजाज़त से उन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत पुलिस अफसरान पर, पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस सारे मामले की कहानी क्या है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले इस प्रोग्राम की एक मुख्तसर सी कहानी आपके सामने बयान कर देते हैं। होता कुछ इस तरह है कि एक नौजवान को गिरफ्तार किया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ग्रीन टाउन उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद पता ये चलता है कि उसको 392 की दफ़ात के तहत जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें नामालूम FIR में नामजद कर दिया जाता है। फिर एक भाई उसको छुड़ाने के लिए जाता है, पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। फिर दूसरा भाई बचाने के लिए जाता है, फिर उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इन तीनों भाइयों को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की रजामंदी से शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया जाता है। फिर दुखियारी माँ अपने बच्चों को जेल से बाहर निकलवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती है और उसकी एक वकील से मुलाकात होती है और वकील उसको कानूनी तरीक़ेकार समझाते हुए उसकी मदद करता है। वकील तो उन बेगुनाह नौजवानों की मदद करता है, लेकिन असल में ग्रीन टाउन पुलिस का एक मुखबर वही पुलिस की मदद करता है कि उनको माली फ़ायदा भी हो सके। कहानी कुछ ऐसे खुलती है कि मालूम होता है कि जो FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ 392 की उस मुखबर की मुद्दत में दर्ज करवाई गई थी, वो इससे पहले भी 12 FIR दर्ज करवा चुका है। वो किसी न किसी थोड़े खाते पीते नौजवान को या शख्स को नामजद करता है, पुलिस उसे गिरफ़्तार करती है। फिर गिरफ़्तारी के बाद वो उनके साथ डील करता है कि वो उनको शनाख्त करने से इनकार कर देगा और उसका जो लूटा हुआ, जो उसने FIR में दर्ज करवाया होता है पैसा, वो या उससे ज़्यादा पैसा उसको दे दिया जाए तो वो बयान दे देगा। वकला की मदद से उस बेवा माँ को तो काफ़ी मदद मिलती है। दूसरी जानिब पुलिस को भी ये पता चलता है कि उनकी नाक के नीचे कुछ अहलकार इस घिनौने कारोबार में भी मुलव्विस हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्रीन टाउन समेत 8 अफराद पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आती है, जिसमें इनको गिल्टी करार दिया जाता है और कोर्ट के अहकामात के बाद CCPO की इजाज़त से मुकदमा दर्ज होता है। इस केस से जुड़े लोग क्या कहते हैं, वकला क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती हैं, सब कुछ आपको मज़ीद इस प्रोग्राम में दिखाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जिस तरह से बताया कि पुलिस की जानिब से ना सिर्फ मंशियात बल्कि 392 की भी झूठी FIR दर्ज हो जाती हैं। मुबैना तौर पर इस बच्चे के ऊपर झूठी FIR दर्ज होती है और उसका मुद्दई पुलिस का एक टाउट होता है, जैसे हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया। और जब ये पोल खुलता है तो उन पुलिस अहलकारों, अफसरानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। वो माँ
जो अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ करती है। अब हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस कैसे किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर सकती है, और फिर इन्होंने क्या कुछ किया कि जिन लोगों ने एफआईआर झूठी दर्ज करवाई उन्हीं के खिलाफ मुकदमा जो है वो वही पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया जाता है, और कैसे लाखों रुपया जो है वो पुलिस इनसे खाती है, इनसे ले लेती है और इनके जानने वालों से लेती है, कितनी रकम है। ये सारी तफसील हम इन बुजुर्ग खातून से पूछते हैं। अम्मा जी की होया, ਤੁਹਾਡੇ बेटे का नाम की सी? पहले सब तो पहले नाम दसो ते सारा वाकया दसो कि की होया। वाकया होया मेरा बेटा दुकान ते गया। की नाम है ਤੁਹਾਡੇ बेटे का? इदनान सनी। अदनान सनी। सनी, हाँ जी। ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ बेटा की करदा है? करियाना स्टोर दुकान सी पीआई रोड ते। करियाना स्टोर ते करदा है जी, दुकान है साडी। अच्छा, दुकान है ਤੁਹਾਡੀ। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बेटा कोई क्रिमिनल है, कोई डाकू है? नहीं बेटा, साडा तो खानदान विच नहीं हैगा ये काम। बेशक आ ग्रीन टाउन पिया जे सारा चौक, उत्थे जाके पता कर सकदे हो। अच्छा जी। ਅਸੀਂ अच्छा ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ? बेटा ਤੁਹਾਡਾ बेटा हाँ जी। ਕਰਿਆਨਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦਾ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਘਰ। ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। जी जी 4-6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। जी जी ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ। ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਪੈਟ ਫੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਸਫ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਪਟ ਹੋਈ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਸਫ ਆਸਫ ਦੇ ਨਾਲ? ਰਿਆਨ, ਹਾਂਜੀ ਆਸਫ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਸਫ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਪਟ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ, ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਤਾ? ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ। ਆਸਫ ਨਾ ਰਿਆਨ, ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਰਿਆਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਸਫ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਈਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਹਨੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਮੇਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਸਹੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਘਰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਜਵੇਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਏ। ਪਤਾ ਕਰ ਲਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਉਹ ਬਾਂਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਣ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਨਸਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ
ਚਲੋ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜ ਤਿੰਨੇ ਗਏ? ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਦਰ। ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਨੇਵਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 36 ਲੱਖ ਦੀ। ਅਸਾਂ 36 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਭਨੇਵੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਰਿਟਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਰਿਟਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ FIR ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਕੈਤੀ ਦੀ FIR ਦੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਨੇਵੇਂ ਕੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਨੇਵਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਨੇਵੇਂ ਘਰ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਨਾਲੇ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਨੇਵਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਨੇਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਨੇਵਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੱਸ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਲਿਆ, ਤਾੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਠੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚਪੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਡ ATM ਕਾਰਡ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਸਟਾਮ ਮੇਰਾ ਗਿਰਵੀ ਨਾਮੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕਲ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ। ਮਾਸੀ ਭਨੇਵਾ, ਮਾਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਭਨੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਤ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਛੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ 'ਚ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨੱਸ ਗਈ। ਐਸਾ ਨੱਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਈ ਨਾ ਰਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਰਲਰ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਦਾਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਓ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ? ਇਹ ਆਸਫ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਪਰਸ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨੇ 7 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਰਿਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੰਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਗੱਡੀ ਲਈ
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੇਚੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਸਫ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਚੀ 36 ਲੱਖ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ? 36 ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡੇ, ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਵੇ, ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਵੇ। ਮੈਂ ਨੱਸੀ ਭੱਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਮੈਂ ਲੱਭਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਸੁੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਜਾਈਏ ਉੱਧਰ ਰੇਟ ਕਦਮ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਲਗਾਈ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਣਵਈਆਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਭਤੀਜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਬੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਈ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਕੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਠੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਥੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਮਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਟੋਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ 50 ਲੱਖ 50 60 ਲੱਖ 70 ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਤੇ? ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ। ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਲੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਲੇਟ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਢਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਢਾਉਣ ਜੇਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਮ ਮਲਕ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਧਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਮ ਮਲਕ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਗਈ, ਆਖ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਮਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਏ? ਫਿਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ FIR ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ FIR ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ FIR ਕਰਾਈ। FIR ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਛਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਵੀ ਲਗਾ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ 'ਚ SP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ 2-3 ਵਾਰੀ। CCPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ? CCPO ਕੋਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਵਾਪਸ? ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ। जो कुछ इस माँ ने बताया उसको देख के तो ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ और इनके बच्चों के साथ एक बड़ा जुल्म हुआ। अब कानूनी माहिर इनके, जिन्होंने इनको रिलीफ दिलवाया, जिन्होंने ये तमाम मुकदमा जो है उसमें बरी करवाया और पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा भी दर्ज करवाया, उनसे इस केस की मज़ीद तफसील जानते हैं। उस बुज़ुर्ग ख़ातून की जो भी गुफ्तगू थी, जिस तरह के उन्होंने मुबैन तौर पर पुलिस पर इल्ज़ाम लगाए, अब हम उनके जो कानूनी तौर पे तमाम चीज़ों को देखते रहे। एडवोकेट है आकिब खोखर साहब, वो हमारे साथ है। कानूनी जो जंग लड़ी गई और पुलिस एहलकारों पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत उन पे जो मुकदमा दर्ज हुआ वो किस तरह से हुआ, इस केस में
कितनी हकीकत, कितना सच और कितना झूठ है, इनसे भी जानते हैं। आकिब साहब, आप वकील हैं और यकीनन जब कोई वकील के पास मुलजिम हो या मुद्दई हो जाता है तो दोनों को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी एडवोकेट की जानिब से की जाती है। इस केस में मुझे लगता है कि शायद वो खातून, जो बुज़ुर्ग खातून है, अपनी वो बातें भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती किसी प्लेटफॉर्म पे जाके। इस केस में क्या सच है, क्या झूठ है, और ये भी बताइएगा कि बहुत बड़ा अमल है जो FIR उन पुलिस अफसरान पे, एहलकारों पे दर्ज होगी जो मुद्दई, पहले मुद्दई थे, मुद्दई उनका अपना था, फिर वो मुलजिम बन गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, और वाकई ये सच है कि इतना बड़ा जुल्म इन पे होता रहा कि 3 बेटे बेड पे जेल में चले गए, फिर उनसे 20 लाख 50 लाख इतनी रिकवरी की, गाड़ी बेच दी 36 लाख की। क्या क्या हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुजाहिद साहब आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और इस नज़ीरा बीबी की आवाज़ बने आप लोग। और दूसरे नंबर पे मैं इस केस के हवाले से अगर बात करूं तो इंतहाई मुश्किल भी था, क्योंकि ये पुलिस अफसरान जो हैं इन्होंने बड़ी ही चालाकी से और बड़ी ही महारत के साथ चीज़ों को जो है तैयार किया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें हमारे हाथ लगी। जैसे कि इनके रोज़नामचे में इन्होंने रपट नंबर 36 लिखी 7:45 पे 9 अप्रैल को। ठीक है। 9 अप्रैल को ही इन्होंने नज़ीरा बीबी के बेटे को उठाया और आबिद अब्बास ASI ने उठाया और जाके रोज़नामचा में रपट लिख के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज के हवाले कर दिया। ठीक है। रपट दर्ज कर दी, रपट ऑनलाइन, चूँकि आपको मालूम है इनका सिस्टम ऑनलाइन है, ऑनलाइन हो गई। उसके बाद इन्होंने जो वायलेशन की कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, इन्होंने ना किया। ठीक है। और उसको वहाँ पे अपने FIR पास दर्ज होने के बावजूद जी उसको अपने पास बैठाए रखा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा, इनको इनके जो सोर्सेज हैं, टाउट्स हैं, उन्होंने बताया कि ये अच्छी फैमिली है, इनके पास हैं, बेयर कर लेंगे, पैसे हैं और आपको पे भी कर देंगे। ठीक है। तो आसिफ और इसकी टीम ने, और आसिफ कौन है? आसिफ ASI है। ASI है जी। इन्वेस्टिगेशन का ASI है। ठीक है। राना गौहर इंचार्ज जो इनकी टीम का सरबराह था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज जी, हुआ। इन सब ने मिलके प्लान तैयार किया कि क्यों ना, रिकवरी तो हमने कर ली है या कर लेनी है, तो हम इनको जो है अपने मुकदमों में फंसा लें। इन्होंने अपने थाने के मुकदमों से क्या मुराद आपकी? अपने मुकदमों से मुराद के इनके थाने में ही इनके पास एक टाउट है यशवा नामी, यशवा मसीह, सन ऑफ अमानत मसीह। उसकी मुद्दत में पहले भी टाउट है, हर जी पुलिस का टाउट है और दर्जनों मुकदमात में वो मुद्दई है और इसी नेचर के मुकदमात हैं। अच्छा, 392 के जी, 392 के वो मुद्दई है और वो पुलिस का टाउट है। पुलिस का टाउट और पुलिस स्टेशन में रहता है। अच्छा। तो इन्होंने उसकी मुद्दत में, वो ऑपरेशन विंग का टाउट है या इन्वेस्टिगेशन विंग का? इन्वेस्टिगेशन विंग का टाउट है। ठीक है। इन्होंने उसकी मुद्दत में 16-21/24 मुकदमा दर्ज किया और 11 तारीख वाले दिन वो जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि जी मेरे साथ 9 अप्रैल को रात 10:30 बजे वारदात हो गई है। उमर चौक जैसे जो रशी एरिया है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया, चांद रात का दिन था बेसिकली, उस दिन मेरे साथ वहाँ पे वारदात हो गई है। ठीक है। और क्या वारदात होती है? क्या वारदात में वो बताता है कि मैं बागड़िया चौक से उमर चौक की जानब जा रहा था। उमर चौक जब मैं पहुंचा हूँ गौसिया बेकरी के सामने, तो मुझे 3 कस नामालूम 125 पे आए हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पे रोका है और रोक के गन पॉइंट पे 4 लाख रुपए नकदी मुझसे छीन लिया। अच्छा, पुलिस का टाउट है और 4 लाख रुपए की उसके साथ डकैती भी होती है। आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पुलिस का टाउट है। क्या इस मुकदमे के अलावा ये जो नज़ीरा बीबी के बच्चों पे हुआ है, इसके अलावा भी उसकी मुद्दत में कोई मुकदमा? सर 4801/23 मुकदमा है। इस मुकदमे से कोई 3 माह या 4 माह पहले का मुकदमा है, 4 माह पहले का। उस मुकदमे में भी वो मुद्दई है और सेम नेचर का मुकदमा है। और उस मुकदमे में भी वो यही कहता है कि मैं उमर चौक गौसिया बेकरी के जब सामने था तो मेरे से डकैती हो गई। ठीक है। उसमें फिर उसने 3 लोगों को नामजद किया, शनाख्त परेड की और उनसे जो है करोड़ों रुपए लिए और बाद में सुलह करके उनकी जो है बेलें करवा दी। हो सकता है कागजों? सर ये बिल्कुल साबित हो सकता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आपसे जो भी बात करूंगा वो मुकदमा है और ये उसका सुलहनामा है जिसमें उसने सुलह की हुई है। हाँ, 48
01/23 392, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, इसमें भी वो पुलिस का जो टाउट है वो बिल्कुल सर। उसमें मुद्दई है। जी सर। पंजाब पुलिस के जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जितने भी पुलिस में कार ख़ास के तौर पे काम करते हैं, वो SHO का कार ख़ास हो, वो DSP का कार ख़ास हो, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कार ख़ास हो, वहाँ पे काम नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कोई शख्स पकड़ा जाता है तो उसके ख़िलाफ़, उस मुतलका अफसर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये आजकल एक SOP है। और इसके बावजूद हर पुलिस स्टेशन में, चाहे वो लाहौर का हो या पूरे पंजाब का हो, SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अपने साथ एक कार ख़ास रखते हैं। और उन कार ख़ास का काम क्या होता है कि ना वो पुलिस के मुलाजिम हैं, ना उनका कोई सरकारी डेजिग्नेशन होता है, लेकिन वो तमाम जो मामला इस नज़ीरा बीबी के साथ तय होते हैं या इस तरह की और केसेस में ये जो मामलात हल किए जाते हैं किसी लालच, किसी गर्ज के तहत, वो कार ख़ास करता है। और टाउट जो है वो भी पुलिस का टाउट, जिसको मुखबर भी कहा जाता है, कि पुलिस के मुखबर ने इतला दे दी। लेकिन ये आकिब साहब ने एक नया इंकशाफ इस केस में किया है कि एक ऐसा पुलिस के पास मुखबर है, ग्रीन टोन इन्वेस्टिगेशन के पास, जो कई मुतअद्दिद FIR जो है वो दर्ज करवाता है। फिर वो नामालूम FIR होती है, फिर वो मुलजिम को शनाख्त करते हैं, उसको गिरफ़्तार करते हैं। तो फिर ये पैसे लेके, मतलब रिकवरी की रकम जितनी उसमें लिखी होती है या उससे ज़्यादा रिकवरी की रकम लेकर उसे सुलहनामा करता है, जिसके स्क्रीन पर हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको उसके शॉट्स भी दिखा रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं। और यकीनन इस केस में अगर आकिब साहब की मेहनत से और नज़ीरा बीबी की जो है वो दिन रात कोशिश के बाद अगर पुलिस अफसरान ऐसे ही काली भेड़ें जो पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करती हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है, तो उनको यकीनन सज़ा भी मिलनी चाहिए। आकिब साहब, आप आगे बताइए क्या कह रहे हैं। अच्छा सर, दूसरा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वो यशवा मसीह का टोटल रिकॉर्ड है, जो मैं आपके कैमरा के या आपके तवसत से, आपके चैनल के तवसत से दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि दर्जनों मुकदमात हैं इसी नेचर के जिनमें यशवा मुद्दई है। तादाद 12 आ रही है। जी सर, 12 FIR हैं और इस 12 FIR में एक भी पुलिस स्टेशन कोई और नहीं है। 12 FIR जो हैं वो ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। ये भी एक काबिल ज़िक्र चीज़ है। अच्छा जी, आगे बताइए। उसके बाद सर ये लोग यशवा की मदय्यत में और इसके अलावा भी जो इनके टाउट्स हैं उनकी मदय्यत में झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। 11 तारीख को, 12 अप्रैल को और 13 अप्रैल को, ठीक है, उन मुकदमात में ये शनाख्त परेड करवाते हैं इसकी। और अम्मा जी जो नज़ीरा बेगम हैं, उनके तीनों बेटों को गिरफ़्तार किया जाता है। जी, पहले उनके एक बेटे को गिरफ़्तार करते हैं। अम्मा जी चूँकि चांद रात थी, सुबह ईद थी, अम्मा जी अपने बड़े बेटे को, जो मोड़ खुंडा इनका गांव है बेसिकली, वहाँ पे उसको बेटे को इतला देती हैं कि बेटा तुम्हारे छोटे भाई को पकड़ लिया पुलिस ने और आके पता करो। उनका बेटा जब यहाँ पे आता है वो आके थोड़ी सी बदमज़गी करता है पुलिस वालों के साथ, भाई इसको क्यों पकड़ा, मुझे कोई वजह बताओ। ठीक है, उसको तो भी बिठा आसिफ उसको भी बिठा लेता है और तशद्दुद करता है उसके ऊपर। ओके। उसके बाद अम्मा का तीसरा बेटा वसीम, जो यहीं पे एक लोडर रिक्शा चलाता था, अम्मा ने उसको भेजा पुलिस स्टेशन कि बेटा जाओ भाइयों का पता करो, वो अभी तक आए नहीं है, आज दिन एक गुजर गया। तो इन्होंने उसको भी वहीं पे बिठा लिया। ठीक है। और इन तीनों को शनाख्त परेड पे इन झूठे मुकदमा में बंद करवा दिया। और तकरीबन एक माह पे ये अम्मा के तीनों बेटे शनाख्त परेड पर रहे। और उस दौरान इन्होंने अम्मा को डराया और कहा कि हमें जो भी कुछ है तुम्हारे पास दे दो, वरना तुम्हारे बेटों को जान से मार देंगे। अम्मा अपने तौर पे कोशिश करती थी थाने में बेटे ढूंढने के लिए या इधर उधर। उनके बेटे चूँकि इन्होंने शनाख्त परेड पे बंद करवाए थे, तो अम्मा को नहीं नज़र आए और अम्मा एट दी एंड मजबूर हुई। अम्मा ने इनकी बातों में आई, अपने बेटों की लालच, की ज़िंदगी की लालच में अम्मा ने इनको अपनी बेटी की गाड़ी सेल करके, बेटी इनकी ऑनलाइन कोई जॉब करती है, उसकी गाड़ी सेल की और 36 लाख रुपया इन गाड़ी के, वो कहती है कि 50 लाख की थी, गाड़ी 50 की थी। चूँकि इन्होंने एमरजेंसी में सेल करवाई, वो फिर आसिफ ने ख़ुद साथ जाके सेल करवाई और जितने में भी सेल हो सकी इन्होंने सेल करवा के वो 36 लाख रुपया रिकवरी आसिफ ने, रिकवरी की मद में। बेसिकली तो वो जो मेरे मुताबिक है वो एक्सटॉर्शन की अमाउंट थी, बत्ता था। बता। ठीक है।
वो इन्होंने बता लिया अम्मा जी से। इसके अम्मा के घर से कोई अम्मा के घर का एयर कंडीशनर नहीं छोड़ा, कोई फ्रिज नहीं छोड़ी, जूते नहीं छोड़े, कपड़े नहीं छोड़े, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हाउस होल्ड्स हैं सारी ले गए। ठीक है। उसके बाद जब मई में अम्मा जो है 1 मई को अम्मा जो है वो मेरे पास आती हैं, मुझे बताती हैं, हम चीज़ें ढूंढना शुरू करते हैं और हमें ये रपट जो है वो एक मिलती है जहाँ से काम शुरू होता है। उस रपट में 7:45 पे अम्मा का बेटा गिरफ्तार था और जिन मुकदमों में अम्मा का बेटा अरेस्ट था वो मुकदमात अम्मा के बेटे के 3 दिन बाद वकूए 3 दिन बाद के थे। ठीक है आकिब साहब, काफ़ी सारी तफसील जो है वो अम्मा जी ने भी हमें बताई। कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात इस तरह से है कि जब नज़ीरा बीबी का बेटा पकड़ा जाता है, किसी सीनियर के पास, एसपी के पास, डीआईजी के पास, सीसीपीओ के पास कोई नहीं जाता? सर हम सबसे पहले गए लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ से भी डायरेक्शन ये हुई कि आप इनके हाई अप्स के पास जाएं। ठीक है। हम चले जाते हैं सीसीपीओ लाहौर के पास। ठीक है। वो इंक्वायरी मार्क कर देते हैं एसपी सदर शहजाद रफ़ीक अवान साहब को। ठीक हो गया। शहजाद रफ़ीक अवान साहब उस इंक्वायरी में अपनी एक रिपोर्ट देते हैं जिसमें वो बड़ा क्लियर कट इन तमाम पुलिस अफसरान के बारे में लिखते हैं कि इन्होंने अपने फ़राइज़ में जो है ना गफलत बरती है और अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ठीक है। और इन्होंने जो भी ये कहानी बनाई है 392 वाले मुकदमे में शनाख्त परेड पे बंद करवाना और अपने मुद्दई को अपने ही मुद्दई की टाउट की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करना और फिर उसको शनाख्त करवाना, ये सारा कुछ उन्होंने अपनी इंक्वायरी में लिखा है। बिल्कुल लिखा है जी। और इनको जो है उन्होंने अपनी जो इंक्वायरी है उसमें गैर कानूनी तौर पे एएसआई मोहम्मद आसिफ जो है उन्होंने हिरासत में रखा, बिल्कुल लिखा हुआ जी। एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से ये बिल्कुल लिखा गया और इसमें चार्जशीट भी बनी इनके अगेंस्ट। ठीक है। महकमे में चार्जशीट और बनी। ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश होती है जी, इसमें चार्जशीट भी बनी जो इसके नीचे है। अच्छा, जब हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश होती है, ये चार्जशीट भी आ गई, बिल्कुल आ गई। अच्छा, इसमें ये बताइए कि उसके बाद भी होश के नाखून ना लिए अफसरान ने कि इतना जुल्म हुआ है तो फिर कुछ जो है कोई दाद रसीन की हो जाए? एक्चुअली में जो मुझे इस केस में नज़र आया, इनके हाई अप्स तक जो है ना सारे इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये सुनने में आया कि यहाँ से रिकवरी जो हुई 1 करोड़ के करीब रिकवरी हुई, वो सारे ऊपर हाई अप्स तक गई है। एसएसपी तक गई है। अच्छा। क्योंकि जब ये चार्जशीट बन गई, हाई कोर्ट के ऑर्डर से चार्जशीट बन गई, इंक्वायरी में ये लोग गिल्टी डिक्लेयर हो गए। हाँ। तो एसएसपी साहबा ने सिर्फ एक, वो हम पंजाबी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, खानापुरी। हाँ। ठीक है, गोंगलों से मट्टी झाड़ी, इनकी 1-1 साल या 2-2 साल की सर्विस की सजा दी। बस। वो सर्विस जब जी ठीक है जी सजा हो गई और ये अपने उहदों पे वहीं पे ही काम कर रहे हैं और वही जो है लूटमार का जो निज़ाम है, बेकार गर्म है लूटमार का। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मुकदमा कैसे दर्ज होता है? बड़ी आसानी हुई होगी कि सर नहीं, 6 माह का टाइम लगा है मुझे मुकदमा दर्ज करवाने में। और इस दौरान नहीं, इस वक्त तो पंजाब पुलिस की पॉलिसी है कि अगर कोई इलीगल काम करता है, कोई गैर कानूनी काम करता है, चाहे वो आम आदमी की तो खैर चंद घंटों में एफआईआर होती है, तो चलें ये पुलिस वाले थे तो इंक्वायरी साबित हो गई, चार्जशीट मिल गई, हाई कोर्ट में रिपोर्ट जो है वो एसपी लेवल के बंदे की रिपोर्ट जाती है कि ये कसूरवार है, तो फिर ताखीर क्यों हुई एफआईआर? एक्चुअली में उन्होंने हाई कोर्ट में कह दिया कि हम इनको डिपार्टमेंटल एक्शन इनके अगेंस्ट ले रहे हैं। डिपार्टमेंटल एक्शन, क्रिमिनल एक्शन जो है वो नहीं ले रहे। वो डिपार्टमेंटल एक्शन इन्होंने यही लिया सिर्फ हाई कोर्ट को खामोश करवाने के लिए कि भी रिपोर्ट जमा करवा दी, ये गिल्टी डिक्लेयर हो गए हैं, सज़ा क्या दी, 2-2 साल सर्विस इनकी जब्त कर ली जस्ट। ठीक है। और मुश्किलात तो 1 करोड़ रुपए की रकम आप कह रहे हैं? जी सर। शुरू में हमने जब अम्मा जी से बात की तो यकीनन वो थोड़ी परेशान भी हैं और उनका कहना कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उनको जमा तफरीक इतनी आसानी से आती हो। वो 50 लाख रुपए की रकम गालबन बता रही थी कि 36 लाख था और 36 लाख की गाड़ी 50 लाख की थी बिकी। लेकिन जो आकिब साहब हैं, जो लॉयर हैं, उनके ये बताते हैं कि तकरीबन 1 करोड़ रुपया, जिसमें सामान भी यकीनन शामिल होगा, घर का कैश भी शामिल होगा, गाड़ी जो थी 50 की चाहे बिकी 36 की, इसी तरह से। सर ऐसे ही है, अम्मा के घर से जो गया वो 50 लाख गया कैश, 36 लाख गाड़ी का गया, तकरीबन 4 लाख रुपया अम्मा के घर से कैश गया, बाकी उनके घर की हाउस होल्ड जो हैं वो तकरीबन 50 लाख के करीब। ठीक है। और जो ऊपर 50 लाख है, अम्मा के हस्बैंड की हुई थी डेथ 2 वीक्स पहले, 2 हफ्ते पहले इस इंसिडेंट से। तो अम्मा के बेटे का फ़ोन इनके पास था, तीनों बेटों का, कोई भी ताज़ियत के लिए जो आता है ये उसको उठा लेते, उसको उठा के कहते कि भाई तुम डाकू हो। इन्होंने बताया तुम डाकू हो भाई, हमने तुमको चलान करना है, ये मुकदमा हम शनाख्त करके बंद करवाने लगे हैं।
तो लोग डर जाते, वो कोई लाख दे के गया, कोई 2 लाख दे के गया। इन्होंने ननकाना साहब से, साहिवाल से, शेखुपुरा से, उकाड़ा से उनके रिलेटिव्स और अजीज़ों को उठा के उनसे इसी तरह इसी प्रैक्टिस में पैसे इकट्ठे किए और उनको छोड़ दिया गया। इस तरह करके 1 करोड़ के करीब रकम इन्होंने इकट्ठी की उसमें। FIR फिर कैसे हुई? FIR सर, मैं जब SP साहब की रिपोर्ट इनके अगेंस्ट आई तो कुछ चीज़ें फिर स्टैब्लिश होना शुरू हो गई, या हमें भी कह लें कि रास्ता मिल गया। उसके बाद हम CCPO के पास गए, SSP के पास इंक्वायरी लग गई। उन्होंने कहा जी ये तो इनोसेंट है, पहली SP ने इंक्वायरी गलत की है। हम उस पर कोर्ट में चले गए, कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी कहा कि जी SSP साहब की इंक्वायरी आ गई है, ये तो इनोसेंट है। हम फिर दोबारा हाई कोर्ट गए, उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो लोअर कोर्ट्स ने किया था, एडिशनल सेशन जज साहब ने। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने फिर रिमांड किया, और फिर दोबारा जब जज साहब के पास फैक्ट्स सारे क्लियर हो गए, चीज़ें सारी सामने आ गई, तो ये सारा कुछ करते करते मुझे 6 माह लग गए। और जैसे कि आपने कहा कि FIR इनकी SOP है कि जल्द से जल्द, सर वो FIR अगर देनी हो मेरे ऊपर तो या मेरे ऊपर या आपके ऊपर, तब जल्द से जल्द होती है सर, क्योंकि ये अब उनके अपने बच्चे हैं और उनको पैसे इकट्ठे करके देते हैं महकमे को और अपने अफसरान को, तो ज़ाहिर सी बात है अपने बच्चों को तो वो नहीं अपने पैरों के तले रोंदेंगे। तो इसलिए यहाँ तक आते आते हमें 6 माह भी लगे और बड़ी ज़्यादा जो है बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस भी करने पड़े, डायरेक्ट किस्म के। अब तो FIR हो गई, अब क्या लगता है इंसाफ मिल रहा है? नहीं सर, इंसाफ की तो तवक्को अभी भी नहीं है, क्योंकि FIR होने के बावजूद आप अभी भी अगर पुलिस स्टेशन जाएँ ग्रीन टाउन, आसिफ भी वहीं पे काम कर रहा है, इमरान भी वहीं पे काम कर रहा है, नईम भी वहीं पे काम कर रहा है। और मज़े की बात, आसिफ, इमरान और नईम पहले डकैतियों के पर्चों में चलान हो चुके हुए हैं, FIR उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ फिर है। नौकरी पे दोबारा आ गए। इसका मतलब है कि इस FIR का गालबन आप जिक्र कर रहे हैं जी सर, ये FIR हुई है जी जिसमें तकरीबन 8 नाम है, 8 नाम है सर। 8 नाम है जी जिसमें। और आकिब साहब ने हैरान कर दिया कि इससे पहले मोहम्मद आसिफ और गालबन 1-2 लोग और हैं जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, शायद डकैती के मुकदमात दर्ज हैं, और वो जेल में भी रहे हैं जी। CIA नवा कोर्ट के पास वो रहे हैं, जेल में भी रहे हैं, और जेल भी रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि CIA के पास वो 6-6 माह जेल में भी रहे हैं, लेकिन फिर वो नौकरियों पे आकर बहाल भी हो गए ताकि वो उसी तरह का जो माजी में काम करते रहे हैं वो फिर करें, जैसा कि इन्होंने नज़ीरा बीबी के साथ किया। तो अब आपको क्या लगता है कि ये पर्चा तो CCPO साहब को दी जाने वाली एप्लीकेशन में हुआ, और CCPO साहब तो सुना बड़े सख्त ऑफिसर हैं, गो कि उनके पास बहुत सारे अफसरान की शिकायत भी जाती हैं, लेकिन नहीं वो सुनी अनसुनी हो जाती है, बाज़ दफ़ा मसरूफियत उनकी ऐसी होती है। तो कोई तवक्को है आपको? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, CCPO साहब बड़े सख्त और ज़िम्मेदार अफसर हैं, उनसे हमें कोई तवक्को नहीं है कि अभी वो गलत करेंगे, लेकिन सर उनके नीचे जो अमला है जी, ये तो फैसला CCPO साहब ने करना। सर फैसला CCPO साहब ने नहीं, इंचार्ज साहब उसी थाने में, मैंने आपको बताया, आसिफ अभी भी मौजूद है, इमरान कौसर, राना नईम मौजूद हैं, उन्होंने कोई प्री अरेस्ट बेल नहीं करवाई, वो वहीं पे बैठ के काम कर रहे हैं। मैं इंचार्ज के पास कल ये नज़ीरा बीबी के साथ गया हूँ, उनको मिलने की कोशिश की, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है और आपका मुकदमा जो है वो काबिल ख़राज है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, देखें इसमें 2, और अगर ये SP खारिज हो जाए तो फिर क्या, फिर हाई कोर्ट जाना है? सर अगर ये खारिज हो जाएगा तो बेसिकली IO जो उसने तो अपनी ओपिनियन देनी है ना इन्वेस्टिगेशन में, तो कोर्ट्स तो भी हैं, बेशक पुलिस इनका साथ दे ले, कोर्ट्स तो हैं, कोर्ट्स में अभी भी इंसाफ की तवक्को है, हमें इंसाफ होगा। जैसे पहले कोर्ट्स ने साथ दिया इस नज़ीरा बीबी का और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके इनकी असलियत सामने लाए हैं, तो इंशाल्लाह कोर्ट्स में हम पूरा फाइट करेंगे और इनको इनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। अक्सर ऐसे मुकदमात जो पुलिस के ख़िलाफ़ हों, पुलिस अफसरान उस पर मौक़िफ़ नहीं देते हैं, लेकिन हमारा कतई तौर पे इस पे नुक्ता नज़र ये नहीं होता कि हम वन साइडेड कोई भी चीज़ को दिखाएं। इस केस से जुड़ी एक और कहानी, इस एक और स्टोरी में थोड़ा सा जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, वो बच्चे जिनकी बहन के साथ बड़ी बदसलूकी पुलिस के साथ की गई, वो क्या कहती हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अदनान की बहन जिस पर पुलिस ने मुबैना तौर पे तशद्दुद भी किया, वो क्या कहती हैं, वो भी हमारे साथ हैं।
बच्चे बताओ क्या हुआ था? आपके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस घर आई थी? ये पहले बड़ी सिस्टर की तरफ आए हैं, इन्होंने उसे मारा है, इस पे इसको कमरे में जाके इसके मुंह पे थप्पड़ वगैरह मारे हैं। फिर मामू की तरफ आए हैं, मामू की तरफ आके इन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और दरवाज़ा पुलिस वाले थे? पुलिस वाले थे सारे। रेहान था, गोहर था, सारे। आसिफ भी था? हाँ जी, आसिफ भी था। तो इन्होंने ना आके दरवाज़ा बंद कर दिया। मामी मेरी अभी इद्दत में थी, तो इन्होंने ज़ोर से आके दरवाज़ा लॉक किया। अभी के उनकी बेटियां पर्दा वगैरह करती हैं, इन्होंने बताया भी नहीं, डायरेक्ट ऊपर आए हैं। ऊपर आके इन्होंने ना बताया कि सनी की सिस्टर इधर है ना। आपको आप पे भी तशद्दुद हुआ? जी, इन्होंने मेरे मुंह पे आके थप्पड़ मारे। फीमेल पुलिस वाली थी वो थी या मेल? नहीं नहीं, मेल थे, फीमेल कोई क्या भी नहीं थी। थप्पड़ मारे, डंडे मारे, क्या नहीं, किया? इन्होंने थप्पड़ मारे हैं मुझे। दरवाज़ा बंद कर दिया और इन्होंने कहा, इन्होंने मेरे ना फेस पे थप्पड़ मारे हैं। मैंने इनको कहा है कि आपके साथ कोई तो लेडीज़ भी नहीं है। कहते मेरे साथ चलो, यानी कि थाने में चलो ना, अपनी अम्मी बताओ तुम्हारी अम्मी किधर है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं अपने मामू की तरफ आई हूँ। तो जब मैं फिर इन्होंने मुझे काफ़ी मारा है, तो मैं आगे से इन्होंने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दी। पुलिस वालों ने मुझे गालियाँ दी हैं। ठीक है। तो फिर मेरा मोबाइल भी लेके चले गए मामू की तरफ से ना। वहाँ से मोबाइल हाँ, मिल मेरा गया मोबाइल वापस आपको? मोबाइल मेरा मोबाइल मिल गया, अभी सिस्टर का मोबाइल नहीं मिला। ठीक है, वो भी लेके। हाँ जी। अच्छा, आपको ये पता है कि पुलिस जो मेल पुलिस वाले हैं वो तो किसी खातून को हाथ भी नहीं लगा सकते, तो आप पे उन्होंने थप्पड़ मारा? इन्होंने बहुत मुझे गालियाँ भी दी हैं। अच्छा, तो फिर आपने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत कहीं पे? कोई ऑनलाइन शिकायत होती है? वज़ीर आला पंजाब जो है वो तो कहती हैं कि ख़वातीन के साथ अगर कुछ ऐसा हो तो उनकी वो जो है वो रेड लाइन है। नहीं, मैंने फिर भाई को बताया था, वकील भाई को बताया था कि मैंने कहा इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है। तो फिर इन्होंने ही शायद कोर्ट में कोई बात वगैरह की है, इसके बारे में नहीं मुझे इतना कंफर्म पता, पर इन्होंने आके मारा था। तो इन्होंने यानी कि गालियाँ बहुत गंदी गंदी दी, माँ बहन की इन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं। तो ठीक है। अच्छा, ये आप बताएं कि आपको मारा, आपकी बहन को भी मारा, हाँ तशद्दुद किया? हाँ जी। जब पुलिस और ऊपर से कह रहे अपना मोबाइल दें, हमें अपना मोबाइल दें ताकि आप किसी को इन्फॉर्म ना कर सकें। इन्होंने पहले आते साथ हमारे मोबाइल लिए। रात के वक्त आई थी पुलिस? रात के वक्त आए हैं, तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था जब ये हमारे घर आए हैं। और जो हमारे घर का दरवाज़ा है ना, वो तो अंदर से बंद था। इन्होंने दरवाज़ा छलांग कर अंदर आए हैं और इन्होंने आके कुंडी खोली है। सिस्टर अकेली घर पे थी, अम्मी भी घर पे नहीं थी, और इन्होंने आके पहले उससे मारा है, उसका मोबाइल वगैरह उसे लिया है। उस वक्त आपका भाई गिरफ्तार था? हाँ जी, उस टाइम मेरा भाई गिरफ्तार था। तीनों भाई पकड़े गए थे या एक सिर्फ पकड़ा गया था? नहीं, तीनों। आपको क्या लगता है कि पुलिस क्या आपसे लेना चाह रही थी, क्या मांग रही थी? उन्होंने हमसे पैसों की डिमांड की है, उन्होंने हमसे 2 लाख की डिमांड की है। अच्छा, उस वक्त 2 लाख रुपए मांगे थे? अच्छा, चलें। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके भाई हैं उन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने डकैती की है, तो ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई आपके शरीफ? अल्लाह का शुक्र है। हमारे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारा यानी कि जितने भी हम ग्रीन टाउन में शेख रहते हैं ना, हमारे सारे जानने वाले, वो कभी भी नहीं मानेंगे। इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया है हम पे, झूठा पुलिस की तरफ से इल्ज़ाम लगा। ठीक है, ये वो बहन जिसका भाई पुलिस की हिरासत में होता है, और पुलिस भाई को कस्टडी में रखने के बाद जब छापा मारती है, अब इस बारे में पुलिस ही बता सकती है कि वो क्या लेने के लिए, क्या बरामद करने के लिए जाती है। लेकिन छोटी बहन है, उसकी खातून है, और कोई लेडी पुलिस एहलकार साथ नहीं होती है, और मर्द पुलिस एहलकार जो हैं इसको तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, और इसका और इसकी बहन का मोबाइल फ़ोन भी छीन कर ले जाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने तमाम वो पहलू आपको दिखाए जिसमें नज़ीरा बीवी क्या कहती है, उसका क्या मौक़िफ़ था, और कानूनी उनके जो वकील थे उन्होंने क्या कुछ पुलिस पे इल्ज़ाम लगाए। अब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब हैं जी हमारे साथ, इनसे वो मौक़िफ़ जानते हैं कि क्या वजह है कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 8 अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा
दर्ज कर लिया गया और मुकदमे की बुनियाद क्या है, दुरुस्त है, गलत है, क्या है, ये तफसील नवीद साहब से जानते हैं। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। नवीद साहब ये बताइएगा कि पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जब मुकदमात दर्ज होने लग जाएँ तो फिर लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ देने वाले ही मुलजिम बन गए। देखिए मुजाहिद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेंसिटिव मैटर पे पब्लिक को मेरा ओपिनियन या पंजाब पुलिस के बिहाफ पर मेरा ओपिनियन बताने का मौका दिया। और ये जो केस आपने पिक किया है इंतहाई इम्पोर्टेंट केस है हमारे लिए। इसमें जो आपने बात की कि पब्लिक में क्या सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो पैदा नहीं होती कि जब अगर पुलिस वालों पे पर्चे शुरू होना स्टार्ट हो जाएं तो क्या पब्लिक ये तो नहीं समझती कि हम जिसके पास इंसाफ लेने जा रहे हैं वो अगर खुद ही ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है तो फिर हम इंसाफ किस तरह लेंगे। अब इसमें देखें, हमारे जब पुलिस लॉज बनाए गए, पुलिस रूल्स बनाए गए, ठीक है ना, 1876 में हमारा ये सारा एक्ट आता है, स्टार्ट होते होते रूल्स बनते हैं हमारे 1934 में। उसमें बड़ा क्लियर एक मैसेज है जो पुलिस वालों को दिया गया कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। देन उसमें जो पनिशमेंट्स होंगी वो किस तरह होंगी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स का पूरा एक चैप्टर है जिसमें बड़ा क्लियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को बताया गया कि आपने किस तरीके से प्रोसीड करना है। लेकिन एक जो थोड़ा सा फ्लॉ उसमें रह जाता था वो ये था कि डिपार्टमेंटल एक्शन तो आप स्टार्ट कर देते हैं, कीपिंग इन व्यू ऑल द प्रोविजंस जो उसमें दी हुई हैं रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स में, आप डिपार्टमेंटल एक्शन स्टार्ट करते हैं, बट क्रिमिनल एक्शन कोई नहीं स्टार्ट होता। ये भी पब्लिक की एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन थी कि जी हमारे जितने भी पुलिस जो जिनके अगेंस्ट एलिगेशन हम लेवल करते हैं, आप डिपार्टमेंटल एक्शन करके उनको डिसमिस भी कर देते हैं, बट वो कुछ अर्से बाद बहाल हो जाते हैं, लेकिन कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होता। तो इसमें जो हमारे हाई अप्स थे जिन्होंने बैठ के पुलिस ऑर्डर ड्राफ्ट किया 2002 में और उसको इम्प्लीमेंट किया, उसमें बड़ा ही क्लियरली उन्होंने दे दिया कि कौन कौन सी ऐसी अब्यूज़ हैं अथॉरिटी की जो अगर कोई पुलिस ऑफिशियल उसको कमिट करेगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो वो सेक्शन 155 है। 155 के तहत उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होता है, ठीक, और देन वो उनके रिकॉर्ड में आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर डिसमिस हुआ भी है किसी मिसकंडक्ट पे तो उस पर जब FIR होती है वो उसके रिकॉर्ड में आती है। फर्दर हम जितनी सेंसिटिव पोस्टिंग्स करते हैं उसमें वो कंसिडर होती है कि इसके ऊपर क्या कोई इस किस्म की FIR तो नहीं है, और अगर FIR है तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या ये उसमें चालान हुए, अगर चालान हुए तो क्या कन्विक्ट हुए या एक्विट हुए या डिस्चार्ज हो गए। जैसे तमाम FIRs में उनको प्रॉपर मौका दिया जाता है अपने मुद्दई को भी अपनी बात रखने का और जो अक्यूज़ड है उसको भी अपनी बात पूरी बयान करने का कि क्या उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लेवल किए गए हैं क्या वो उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। वो अपना डिफेंस देता है एंड देन हमारा जो IO है वो उस केस को चालान करता है। ठीक है। अच्छा रवि साहब, इस केस में काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं कि 50 लाख से ज़ायद की रकम जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन एक सब इंस्पेक्टर है KSI है उन्होंने ली है और डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी हुई, क्रिमिनल एक्ट आपने जैसे बताया, FIR भी दर्ज हो गई, तो कोई ऐसी लेवल पे इस लेवल पे कोई इंक्वायरी हो रही है जिसमें वाकई हम कह सकें कि अगर इन्होंने गलती की है तो इनको डिपार्टमेंटल एक्शन भी इनके ख़िलाफ़ होगा। और दूसरी बात यह है इसमें बहुत सारी चीज़ें साबित होती हैं। बेसिक उसमें एक चीज़ ये है कि एक पुलिस कांस्टेबल या पुलिस का ASI है जिसका एक कार्य ख़ास है, वो 12 मुकदमों में मुद्दई है उसी पुलिस स्टेशन में ग्रीन टाउन में, और वो मुख्तलिफ़ लोगों को इन्वॉल्व करता है और उसके बाद उनको नामज़द करता है, शनाख्त करता है और उनसे पैसे लेता है। उनका रिकॉर्ड भी है कि अदालतों में सुलहनामा या मैं पहचानता नहीं हूँ या मैं शनाख्त नहीं कर सका, तो वो करता है। तो वो बताया ही जाता है कि वो लोग जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, एक आसिफ है जो इससे पहले डकैती के मुकदमात में भी इन्वॉल्व है। तो इस केस को लेकर जो नज़ीरा बीबी है, कोई क्योंकि CCPO साहब को भी दरख्वास्त गई और 22A-22B यानी कि कोर्ट के हुक्म पर FIR हुई है, तो अब क्या वो चालान होंगे, वो गुनहगार होंगे, सस्पेंड होंगे, डिसमिस होंगे, कुछ ऐसा है? देखिए इस क्वेश्चन में आपकी मल्टीपल क्वेरीज़ हैं। नंबर 1 तो ये कि क्या सिर्फ इनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन ही लिया गया या कोई डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया गया। इसमें हमने जो हमारे SP ऑपरेशंस हैं जिनके पास SP इन्वेस्टिगेशन का चार्ज भी है सदर का, हमने उन्हें डायरेक्शन ली है कि आप डिपार्टमेंटली प्रोसीड करें, इनको चार्जशीट इशू करें। अगर आपको फील होता है कि ये इनके अगेंस्ट जो FIR हुई है वो मेरिट पर है, उसमें ये कन्विक्ट होंगे, तो आप इनको सस्पेंड भी करें और इंक्वायरी को कंप्लीट करें। नंबर 2, जो FIR हुई है, यकीनन जो पुलिस ऑफिशल्स पे FIR होती है वो हाईएस्ट फोरम पे जाके उसका अप्रूवल लिया जाता है और फिर वो FIR रजिस्टर की जाती है। ये इस तरह से नहीं है कि कोई भी SHO के पास एप्लीकेशन आएगी किसी सिपाही के खिलाफ या ASI सब इंस्पेक्टर फॉर दैट मैटर जो उनके अंडर सर्व कर रहा है और वो उसके ऊपर FIR दे देगा। पुलिस ऑफिशल्स पे जब FIR होती है, जैसे आपने शुरू ही बात ये की थी कि क्या आवाम में इनसिक्योरिटी तो पैदा नहीं हो जाती उसकी वजह से,
अब नेक्स्ट में आता हूँ कि ये अब एफआईआर हो गई है। एफआईआर की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमने वहाँ के जो कंसर्न डीएसपी हैं उनको बाउंड किया है कि वो नज़ीरा बीवी को भी सुने, वो अक्यूज़ड को भी सुने, वो दोनों अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो उनके पास एविडेंस है, वो अपना उसमें सबमिट करेंगे। और यस, अगर उनके अगेंस्ट चीज़ें लेवल हो जाती हैं, चार्जशीट जो है वो पूरी उतर रही है उनके अगेंस्ट, जो उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है वो सेक्शन, तो फिर वो यकीनन चालान होंगे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक माँ के 3 बच्चों को पुलिस जेल में बंद करवा देती है, फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पर वो रिहा हो जाते हैं और पुलिस के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उम्मीद है कि अगर पुलिस वालों ने उन 3 नौजवानों के साथ ज़्यादती की है और वो किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं थे तो उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और अगर पुलिस एहलकार, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत ये तमाम लोग किसी न किसी तरीके से गैर कानूनी काम में मुलव्वस हैं तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद उनके ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन होगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।